मेरी शादी के बस कुछ दिन ही बाकी हैं और मैं बहुत ज़्यादा खुश थी क्योंकि मेरी शादी एक बहुत अमीर इंसान से हो रही थी जिसके पास धन दौलत की कोई कमी नहीं थी। वह अपने घर का इकलौता बेटा था जिसकी एक बूढ़ी माँ और दो बहनें थीं जिनकी मैं जल्द ही शादी करवाकर उनसे जान छुड़वा सकती थी और फिर उस बड़े से घर में आराम से राज कर सकती थी। मैं दिन रात मलिका बनने के ख्वाब देख रही थी क्योंकि मेरा ताल्लुक एक मिडिल क्लास घर से अपनी खूबसूरत और रंग रूप की वजह से मेरी शादी इतने बड़े घर में हो रही थी। मुझे खुद पर बहुत गरूर था, लेकिन उस रिश्ते ने मुझे अफसोस करने पर मजबूर कर दिया था। यहाँ तक कि मेरी फूफी जिनकी वजह से यह शादी हुई थी, मैं उनसे बात भी नहीं करती थी। मैं किसी से बात करना भी गवारा नहीं करती थी। मेरे रिश्ते को कुछ ही दिन हुए थे कि मेरी ननद मुझसे मिलने के लिए घर आ गई। मुझे तो उनसे भी मुस्कुराहट बात नहीं की गई क्योंकि वह सारी आम और मामूली शक्ल वाली थी। मैंने सोचा कि जितनी जल्दी मुमकिन हो सकेगा मैं इन दोनों की शादी करके इन दोनों से छुटकारा करूंगी। शादी के 6 महीने तक का वक्त दिया गया था। यह 6 महीने पलक झपकते ही गुजर गए थे। मेरी और आरिफ की एक बार ही मुलाकात हुई थी जो मेरे माँ बाप ने अपने सामने करवाई थी। आरिफ एक जवान मर्द था और काफ़ी ज़्यादा समझदार इंसान था और उससे शादी करना किसी भी लड़की का ख्वाब हो सकता था। मैं अपने आप को खुशकिस्मत पर हैरानी थी और साथ ही बहुत घमंड में थी। और फिर मेरी ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत दिन आ गया जब मैं रुखसत होकर अपने बड़े से ससुराल पहुंच गई थी। मेरी ननद ने मुझे कमरे में बिठा दिया था। मैं बेड पर दुल्हन बनी बैठी थी। रात का तकरीबन 1 बज रहा था, लेकिन मेरा पति अभी तक कमरे में नहीं आया था। ऐसे ही बहुत सारा वक्त गुजर गया था। मैं तकरीबन पिछले 2 घंटे से अपने भारी लिहाज को पहने बैठी थी। सोने की कीमती जेवरात जो कुछ दिन पहले तक बहुत अच्छे लग रहे थे, अब उनके भारीपन से मेरी गर्दन में भी दर्द शुरू हो गया था और मेरा दिल चाह रहा था कि मैंने नोच कर अपने शरीर से अलग कर दूं। पता नहीं मेरा पति कहाँ रह गया था। कई दफ़ा मैंने सोचा कि उठकर अपने कपड़े बदल लूं, लेकिन बाहर की आवाज़ों और हंसी ने मुझे रोक रखा था क्योंकि मैं अच्छी तरह से जानती थी मेरा आरिफ बाहर है और वह अपनी बहनों के साथ हंसी मजाक कर रहा है। शादी की पहली रात थी। मेरे दिल में अपने पति को लेकर घबराहट हो रही थी। उसके इंतज़ार में मेरे सारे अरमान ठंडे पड़ गए थे। कौन से ससुराल वाले ऐसे होते हैं जो नई नवेली दुल्हन को इतनी रात तक अकेले छोड़ देते हैं। उन्होंने तो मेरे दूल्हे को भी बाहर रखा था और इसके बढ़कर आरिफ इस बात का जिम्मेदार था जिसने ना तो मेरे इंतज़ार का एहसास था और ना ही मेरे जज्बात का। मैं सोच रही थी कि भला सीधे साधे नज़र आने वाले लोग कितने शातिर हैं जो अपने बेटे को मेरे पास भी नहीं आने दे रहे। मेरी मासूम शक्ल वाली ननद बहुत मक्कार लग रही थी। मज़ीद 1 घंटे तक मैं इंतज़ार करती रही। उसके बाद जब दरवाज़ा खुला तो आरिफ थका हुआ कमरे में आया और एक रस्म निभाने के तौर पर मुझसे कहने लगा, तुमने अभी तक यही कपड़े पहने हुए हैं, जाओ जाकर कपड़े चेंज करो और सो जाओ। अपने दूल्हे की इस बात पर मेरे दिल में एक आग सी लग गई थी। ना ही मेरी कोई तारीफ़ की गई थी, ना ही मुझे सराहा गया था, बल्कि इस कदर नज़रअंदाज किया गया था कि मैं दंग रह गई। मैं अपने ख़ानदान की सबसे खूबसूरत लड़की थी जो मुझे देखता एक पलक झपकाना भूल जाता। मेरे माँ बाप ने जाने कितने रिश्ते ठुकराए थे और फिर आखिर में आरिफ को काबिल समझकर मुझे रुखसत किया था, लेकिन वही आरिफ मुझे खाक बराबर भी नहीं समझ रहा था। मेरा दिल बुरी तरह टूट चुका था। मैं खामोशी से बिस्तर से उठी और अपने कपड़े बदल कर वापस अपने कमरे में आई तो आरिफ अपनी जगह पर सो चुका था और मैं हक्का बक्का रह गई थी। मुझे अपने खिलाफ इस रवैये की उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी। मैंने इससे बात करनी चाहिए, लेकिन वह तो इस तरह आंखें बंद कर लेटा था कि मेरी हिम्मत ही ना हुई। मैं अपनी जगह पर लेट गई, लेकिन आंखों में ढेर सारे आंसू आने लगे। मैंने इस शादी को लेकर कितने सपने सजा रखे थे। हर किसी ने मेरे सामने आरिफ की बहुत ज़्यादा तारीफ़ की थी कि वह बहुत नेक और फरमदार बंदा है। मुझे भी यही लगा था कि जो लड़का अपने माँ बाप का इतना खिदमत गुजारता होगा वह बीवी के साथ भी अच्छा होगा। लेकिन शायद यह मेरी गलतफहमी थी क्योंकि आरिफ ने पहली रात ही ये साबित कर दिया था कि वह सिर्फ़ और सिर्फ अपने माँ बाप का ही फरमबरदार है। सारी रात मैंने बिस्तर पर करवटें बदलते गुजारी। मेरे जज्बात किसी पल चैन नहीं दे रहे थे। हर लड़की की तरह मेरी भी ख्वाहिश थी कि मेरा दूल्हा शादी की पहली रात मेरी तारीफ़ करता,
मुझे अपने होने का यकीन दिलाता और मेरे जज्बातों को अपनी मोहब्बत करता। और अपने नसीब पर आते आते ना जाने मुझे कब नींद आ गई और जब सुबह मेरी आँख खुली तो आरिफ कमरे में मौजूद नहीं था। थोड़ी देर बाद दरवाज़ा खुला और मेरी ननंद कमरे में आई। आते ही उसने मुझे अजीब सी नज़रों से देखा और कहने लगी, आपके घर वाले आ चुके हैं और अभी तक आप सो रही हैं। ये सुनकर मैं चौंक गई थी और घड़ी पर नज़र डाली तो दोपहर के 2 बज रहे थे। मैं जल्दी से तैयार होकर कमरे से बाहर निकली जहाँ मेरी अम्मा अब्बा मुझे लेने के लिए आए हुए थे। मेरी अम्मा ने मुझे नाराज़ नज़रों से देखा और आहिस्ता से मेरे कान में कहा, बुशरा ये तेरे कैसे काम है? तूने तो हमारी तरबियत पर धब्बा लगा दिया है। ससुराल वाले क्या सोच रहे होंगे कि शादी के पहले दिन ही बहू ने दोपहर के 2 बजे उठ कर आई है। अम्मा की बात सुनकर मैं भी खुद शर्मिंदा हो गई थी। वाकई मैं आज तक कभी इतनी देर तक नहीं सोई थी, लेकिन कल रात जागने की वजह से शायद मेरी आँख नहीं खुली। मेरी नज़र सामने खड़े आरिफ पर पड़ी, जो मेरे बाप के बराबरी में फर्मबरदार सर झुकाए बैठा था। वो ऐसा बन रहा था कि उससे कोई नेक शरीफ इंसान कोई ना हो। उसके रात वाले रवैये का उसके चेहरे पर कोई असर नहीं था। उसे इस तरह मेरे सामने बैठा देखकर मेरे सारे जख्म ताज़ा हो गए थे। मैं अपने माँ बाप के साथ अपने घर आ गई तो हर कोई मुझसे आरिफ के बारे में पूछ रहा था। मेरी सहेली तो मुझसे बार बार पूछे जा रही थी और इशारों में सवाल कर रही थी। मैं शर्मिंदा सर झुकाए बैठी हुई थी। किसी को क्या बताती कि मेरे पति ने एक रात के वक्त आरिफ मुझे घर लेने आए और मैं वापस अपने ससुराल आ गई। मुझे लगा था शायद आज की रात वह हमारे दरमियान की दूरियां मिटा देंगे, लेकिन मैं तो ससुराल पहुंचकर सबसे सलाम दुआ के बाद अपने कमरे में गई तो आरिफ अपनी माँ बहनों के साथ बैठकर बातें कर रहे थे। एक बार फिर इंतज़ार का सिलसिला शुरू हो चुका। बिस्तर पर बैठे बैठे मैं कब सो गई पता नहीं चला। रात के 2-2:30 बजे आरिफ कमरे में आए और मुझे सोता हुआ देखकर शिकायत भरी नज़रों से उनकी तरफ देख रही थी, इसलिए उन्होंने मुझे मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज कर दिया और अपनी जगह पर इस तरह लेट गए थे कि जैसे कि मैं कमरे में मौजूद ही ना हूँ। मुझे समझ में नहीं आ रहा था यह सब क्या हो रहा है। शादी से पहले मुझे लगता था कि मैं इतनी खूबसूरत हूँ कि मेरा पति सारी दुनिया तो क्या अपने घर वालों को भी भूल जाएगा और मेरा हो जाएगा, लेकिन यहाँ तो सब कुछ उल्टा साबित हो रहा था। वह अपनी माँ बहनों के साथ बैठकर ऐसे हंसी मजाक करता था कि जैसे कि मैं उसका इंतज़ार ही नहीं कर रही। हमारा वलीमा भी हो चुका था। ऐसे ही दिन गुजरने लगे, लेकिन आरिफ के रवैये में कोई भी तब्दीली नहीं आई। वह सिर्फ अपनी माँ बहनों को ही वक्त देना जानता था और उन्हीं का हर हुक्म मानता था। यहाँ तक कि मुझे दोनों ननंद और सास से नफरत होने लगी थी, जिन्हें अपने घर आई नवी दुल्हन का भी एहसास नहीं था। मेरा रवैया खुद ब खुद घर में मौजूद हर शख्स के साथ बुरा हो गया था। ना ही मैं किसी के साथ बैठती थी और ना ही बातचीत करती थी। मेरी ननद बात भी करना चाहती तो मैं उनसे इसी तरह नज़रअंदाज कर देती जैसे उनकी वजह से आरिफ मुझे कर रहा था। मैं उनके घर में कोई भी मुकाम हासिल नहीं कर सकी थी और ना ही आरिफ के दिल में। मैं शुरू से ही बहुत ही गुरूर वाली थी। मुझे यही लगता था कि ससुराल आने के बाद मैं बहुत आसानी से हर चीज़ को अपने हाथों में कंट्रोल कर लूँगी, लेकिन जब ऐसा कुछ नहीं हुआ तो मेरे मिजाज में चिड़चिड़ापन आ गया। मेरा रवैया दिन बर दिन ख़राब होता चला गया और मैं आरिफ से भी दूर हो गई। उसके लिए तो मैं सिर्फ़ और सिर्फ एक खिलौना बन चुकी थी जिसे वह अपनी मर्ज़ी से इस्तेमाल कर लेता और बाकी फिर नज़र नहीं डालता। मेरे और इसके बीच दूरियां बढ़ गई थी। मुझे यकीन था ये सब कुछ मेरी सास और ननंद का किया धरा है। वह किस तरह अपने बेटे को उसकी बीवी के करीब होते नहीं दे सकती। हमारी शादी को 1 साल हो गया और ना ही मेरी गोद हरी हुई और ना ही हमारे रिश्ते में कोई सुधार आया। मैं कभी कभी अपने माँ बाप से शिकायत करती तो मेरी माँ मुझे समझाने बैठ जाती कि तुम्हें अपने अंदर सुधार करना पड़ेगा। किसी भी रिश्ते को निभाने के लिए सब्र और बर्दाश्त की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। मैं अपनी माँ की यह बातें सुनकर बहुत गुस्सा आता था कि वो अपने दामाद को समझाने की बजाय मुझे समझाती थी। यह रिश्ता सिर्फ़ और सिर्फ एक बोझ बन चुका था, क्योंकि मैं जब भी आरिफ से बात करने की कोशिश करती वह या तो मेरी बात सुनते ही नहीं थे या सुनकर अनसुनी कर देते थे। जब दिल चाहता मुझे वक्त देते और जब उनका मूड ना होता तो कमरे से बाहर निकल जाते। मैं उनके हाथों का खिलौना थी जिससे वह अपनी मर्ज़ी से खेला करते थे। ऐसे में सबसे दूर होकर अपने मोबाइल फ़ोन के साथ जुड़ गई थी
और हर वक्त सोशल मीडिया का इस्तेमाल करने लगी। मैं फेसबुक खोलकर बैठी तो घंटों घंटों तक गुजर जाते। ऐसे ही ग्रुप में घूमते हुए मेरे बहुत सारे दोस्त बन गए थे। उन्हीं दोस्तों में से एक खास दोस्त बन गया था जिसका नाम कबीर था। उससे बात करते करते दिन कब गुजर जाता था पता नहीं चलता। घर के कामकाज पहले भी नहीं करती थी और ना ही अपनी सास और ननद से बात करना पसंद करती थी, लेकिन अब तो मैंने कमरे से बाहर निकलना भी छोड़ दिया था। कबीर जब भी ऑनलाइन नज़र आता तो मैं उससे बात करने में मशरूफ़ हो जाती। उसके और मेरा मिजाज तकरीबन मिलता जुलता था। वह मेरी बहुत ज़्यादा तारीफ़ करता था। उसका खूबसूरत लहजा और मीठी बातें मेरे दिल चुरा लेते थे। अब वह मुझे अपने काबिल नज़र आने लगा था। मैं जब भी आरिफ से उसकी तुलना करती तो मुझे वह कहकर कारीब के आगे कुछ भी नज़र नहीं आता। दिन बहुत तेज़ी से गुजर रहे थे और मेरे दिल में कबीर के लिए जज्बात निकलने लगे थे। अरीब मुझे तवज्जो नहीं देता था तो मैंने भी उस पर नज़र नहीं डालती। वह भी इतनी ज़्यादा वक्त अपनी माँ बहनों के साथ गुजारता था। आखिर में तशरीफ़ लाता था। कबीर और मेरी बातचीत का सिलसिला बढ़ते रात वक्त तक पहुंच गया और अब तो मैं रात के वक्त चुपके से अपने कमरे से निकलकर लॉन में चली जाती। फेसबुक पर करीब के साथ बातें करने में मशरूफ़ हो जाती। अब तो मेरा पति कमरे में गहरी नींद में सोता रहता। उन्हें मेरी इस हरकत का हरगिज़ भी इल्म नहीं था। पिछले कुछ दिनों से कबीर मुझसे तस्वीर मांगने लगा था। कभी वह मुझसे कहता वीडियो कॉल पर आओ और कभी कहता अपनी कोई तस्वीर भेजो। लेकिन सच तो यह था कि मुझे यह सब कुछ करते हुए डर लग रहा था। मैं शादीशुदा थी और आरिफ के होते हुए गैर मर्द के साथ बातें कर रही थी, इसलिए ना ही मैंने कबीर को कभी अपनी तस्वीर भेजी थी और ना ही वीडियो कॉल पर बात की थी। वह तो मुझसे शादी करना चाहता था और बार बार कह रहा था कि जब तक तुम अपनी तस्वीर नहीं दोगी तब तक मैं अपने घर वालों से शादी की बात कैसे करूँगा। मैंने उसे आज तक नहीं बताया था कि मैं एक शादीशुदा औरत हूँ। वह मुझे एक कुंवारी लड़की समझता था। वह जब भी मुझसे शादी या तस्वीर की बात करता तो मैं उसे अपने बातों में उलझा दिया करती। कुछ दिन उसे अपनी बातों में उलझा दिया करती थी। कुछ दिन ऐसे ही गुजर गए और फिर मुझे अचानक आरिफ के रवैये में तब्दील महसूस होने लगी। उनका मिजाज पहले में बहुत नरम हो गया। वह मुझसे ठीक ठाक तरीके बात करने लगे। ये बात मुझे बहुत हैरानी में डाल रही थी। फिर एक रात अचानक आरिफ मेरे पास आए और मेरे कदमों में बैठ गए। मैं हैरान परेशान थी, उन्हें देखती रह गई और फिर आरिफ ने एक ऐसी बात कही जो मेरे होश ही उड़ गए। वह कह रहे थे, अगर तुम मेरी मोहब्बत चाहती हो तो अपनी एक कीमती चीज़ दे दो। शादी के एक पूरे साल बाद आरिफ मुझे अपनी मोहब्बत देने की बात कर रहे थे, लेकिन वह बदले में मुझसे क्या चाहते थे यह तो मैं समझ नहीं पा रही थी। इसलिए मैंने आरिफ से कहा कि आपको मुझसे क्या चाहिए। मेरे पास तो कुछ भी नहीं है ऐसी कीमती चीज़ जिसकी आपकी ज़रूरत हो। आरिफ मुस्कुराए और कहने लगे, जो तुम मुझे दे सकती हो वो तुम्हारी इजाज़त है दूसरी शादी की। वह मुझसे वह हक मांग रहे थे जो मैं कभी ख्वाब में भी नहीं दे सकती। आरिफ कह रहे थे कि वह दूसरी शादी करना चाहते हैं और उसके लिए वह मेरी इजाज़त ले रहे हैं। वह मुझसे दूसरी शादी का हक मांग रहे हैं। आरिफ की बात सुनकर मेरे होश उड़ गए थे। मैं कैसे उन्हें दूसरी शादी की इजाज़त दे सकती थी। वह कह रहे थे, अगर मैंने अपनी खुशी से दूसरी शादी की इजाज़त दे दी तो वह मेरी ज़िंदगी में मोहब्बत के रंग बिखेर देंगे और मुझे किसी चीज़ की कमी नहीं होने देंगे। वह किसी लड़की से बहुत मोहब्बत करते हैं और उसी से शादी करना चाहते हैं। यह जानकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए कि मेरे पति की ज़िंदगी में कोई दूसरी औरत मौजूद थी। मेरा हुस्न और मेरी खूबसूरती उनके नज़दीक कोई अहमियत नहीं थी और अगर आज भी वह मेरे कदमों में आकर बैठे थे तो अपनी ख्वाहिश और अपनी मर्ज़ी की खातिर। वह मुझसे इसलिए इजाज़त की तकलीद कर रहे थे क्योंकि उनकी अम्मा ने साफ लफ्ज़ों में कह दिया था, जब तक बुशरा इजाज़त नहीं देती वह आरिफ की दूसरी शादी नहीं करवाएंगे। आरिफ की इस बात से मेरी आंखों में आंसू आ गए और मैं अपने आप को संभाल नहीं पा रही थी। यह सच था कि मैं उन्हें नज़रअंदाज कर रही थी और यह रिश्ता मुझे बोझ लगने लगा था, लेकिन फिर भी मैं अपने पति की ज़िंदगी में दूसरी औरत का वजूद बिल्कुल भी तस्वर नहीं कर सकती थी। आरिफ की ऐसे रवैये ने मेरा दिल पूरी तरीके से चकनाचूर कर दिया था। आरिफ मेरे कदमों में बैठे मेरा इंतज़ार कर रहे थे और मैं फटी निगाहों से उन्हें देख रही थी। और फिर काफ़ी देर बाद मैंने टूटे फूटे लफ्ज़ों में कहा, मुझे बताओ वह लड़की कौन है? वह मुझसे भी ज़्यादा खूबसूरत है जिसने आपको इस तरह अपना बना लिया है
कि आप दूसरी शादी की बात कर रहे हैं। मेरी बात सुनकर आरिफ धीरे से मुस्कुराए और कहने लगे, मोहब्बत रंग रूप और खूबसूरती देखकर नहीं की जाती, यह तो दिल से होती है। मैं जिससे मोहब्बत करता हूँ वो शायद तुम्हारी तरह खूबसूरत ना हो, लेकिन उसकी बातें बहुत खूबसूरत हैं और उसकी बातों ने ही मुझे अपना बना लिया है। आरिफ के लफ्ज़ों में मेरे होश उड़ गए थे। वह कबीर जैसी बातें कर रहे थे। उससे भी मुझसे बिना देखे मोहब्बत हो गई थी और वह भी मुझसे शादी का ख्वाहिश कर रहा था, लेकिन मुझे अपने उस रिश्ते का पास था जिस रिश्ते से मुझे मेरे माँ बाप ने बांधा था। इसलिए मैंने कबीर को ना तो अपनी तस्वीर दिखाई थी और ना ही कभी शादी के बारे में सोचा था। लेकिन आरिफ मर्द था। वह बहुत आसानी से अपने जज्बातों का इजहार कर रहे थे। मैंने रोते हुए आरिफ से कहा कि वह दूसरी शादी का ख्याल अपने दिल से निकाल दे। मैं उनकी ज़िंदगी में दूसरी औरत को बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैं उनसे बहुत मोहब्बत करती हूँ। मैं उन्हीं के साथ अपनी ज़िंदगी गुजारना चाहती हूँ। मेरी बात सुनकर आरिफ कहने लगे, वह मेरी जैसी गुरूर वाली लड़की के साथ ज़िंदगी कैसे गुजार सकते हैं जिसे अपने सिवा और कुछ दिखाई नहीं देता। आरिफ की बात सुनकर मैं हैरान हो गई। वह मुस्कुराकर कहने लगे कि मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि तुम्हें मेरी दोनों बहनें और अम्मा बिल्कुल पसंद नहीं है। तुम तो शादी से पहले ही उन दोनों से जान छुड़वाना चाहती हो। अगर मैं शादी की पहली रात ही तुम्हें तुम्हारा हक आसानी से दे देता तो तुम कुछ ही दिनों में मेरी माँ बहनों को इस घर से बाहर निकाल सकती थी। इसलिए मैं तुमसे कभी पास नहीं गया, क्योंकि मुझे डर था कि जिस दिन मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई उस दिन तुम मुझे अपने रिश्तों से दूर कर दोगी। आरिफ की बातों से मैं हक्का बक्का रह गई थी। वह मेरी नीयत से अच्छी तरह वाकिफ़ थे और मेरी नीयत की वजह से ही आज तक मेरा रिश्ता संभाल नहीं पाया। उनकी और मेरी और दूरी की वजह कोई और लड़की नहीं बल्कि मेरे ख़राब ख्याल थे, और उसी ख़राब नीयत की वजह से कोई और दूसरी लड़की उनके दिल में जगह कर चुकी थी। आरिफ की बात सुनकर मेरी आंखों में आंसू बह रहे थे और मुझे एहसास हो रहा था कि मैं किस तरह गलत थी। मैं आरिफ के आगे हाथ जोड़कर बैठ गई। आज मैंने अपना गुरूर सब एक तरफ रख दिया था क्योंकि मैं अपना रिश्ता बचाना चाहती थी। आरिफ एक वाकई अच्छे इंसान थे। यह तो मेरी नीयत का फितूर था जो हमारे रिश्तों को ख़राब कर रहा था। आरिफ ने मुझे माफ़ कर दिया और आहिस्ता से कहने लगे कि उन्हें मोहब्बत हो गई है और पहली बार उन्हें किसी से इतनी शिद्दत से मोहब्बत की है, इसलिए वह दूसरी शादी करना चाहते हैं। जब मैंने उनसे कहा कि एक दफ़ा मुझे उस लड़की से मिलवा दो, आरिफ ने बताया कि वह लड़की मुझे फ़ेसबुक पर उनकी दोस्त बनी है और अभी तक उन्होंने उसकी तस्वीर नहीं देखी। आरिफ ने जब ऐसा कहा और अपनी फ़ेसबुक आईडी दिखाई तो मेरे होश उड़ गए, क्योंकि वहाँ पर कबीर का नाम जगमगा रहा था। मैंने हकलाते हुए आरिफ से कहा कि आपकी आईडी कबीर के नाम से क्यों है? तो आरिफ बताने लगे कि मुझे करीब नाम बहुत पसंद है और कभी आगे जाकर बेटा हुआ तो मैं उसका नाम कबीर ही रखूँगा, और ये आईडी बनाते हुए भी इसलिए मैंने उसी का नाम इस्तेमाल किया था। कबीर की आईडी और उस पर लगी एक बच्चे की तस्वीर देखकर मैं अच्छी तरह पहचान गई थी कि ये कोई और नहीं बल्कि वही शख्स है जिससे मैं दिन रात बातें करती हूँ और जो मेरी हर बात को गौर से सुनता है। इत्तेफाक से मैं भी जो आईडी इस्तेमाल कर रही थी वह मेरी नहीं बल्कि मेरी छोटी बहन की थी, इसलिए आरिफ भी असली नाम से नहीं वाकिफ़ थे। जिस तरह से मैं आरिफ की आईडी देखकर मेरी ज़ुबान को ताला लग गया था। मैं जान गई थी कि वह जिस लड़की से मोहब्बत के दावेदार हैं वह मैं ही हूँ और उनकी बीवी मैं ही हूँ। मैं उन्हें दूसरी शादी की इजाज़त दे दी, लेकिन उनसे वादा लिया कि वह कभी मुझे नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि मैं उनसे बहुत मोहब्बत करती हूँ। मेरे मुंह से मोहब्बत का इकरार सुनकर आरिफ हैरान रह गए। मैंने उनसे वादा किया था कि मैं उनके घर और घर वालों को दिल से अपना लूँगी, और फिर रात में मैंने खामोशी से अपनी आईडी खोलकर उन्हें एक मैसेज भेज दिया कि मेरे घर वाले मेरी शादी कहीं और तय कर चुके हैं और मैं आइंदा कभी उनसे बात नहीं करूँगी, और साथ ही मैंने अपना अकाउंट भी डिलीट कर दिया। अगली सुबह आरिफ शायद वह मैसेज पढ़ चुके थे। उनका चेहरा उतरा हुआ था। वह मेरे पास आए और मेरा हाथ पकड़कर कहने लगे कि अब वह दूसरी शादी नहीं करेंगे, क्योंकि मेरी मोहब्बत को दिल से कबूल कर लेंगे। एक करीब अरसे के बाद हम दोनों का रिश्ता सही रास्ते पर चल पड़ा था, लेकिन उसके लिए मैंने यह सच छुपाया था कि मैं वही लड़की हूँ जो रात गए तक उनसे बातें करती थी, क्योंकि इस तरीके से मैं अपने पति की नज़रों में गिर जाती
और वह मुझे बदकिरार समझने लगते। लेकिन वह भी यहाँ पर क्या कर रहे थे? लेकिन मुझे लगता है कि उनकी यह वजह भी मैं ही हूँ। मैं ही उन्हें इन रास्ते पर लेकर आई थी। अगर मैं शादी से पहले ही उनके घर वालों को अपना लेती तो वह भी मुझे शादी की पहले ही रात अपना लेते। और आज हमारी शादी को 2 साल होने वाले हैं। मेरा रिश्ता एक खूबसूरत मंजिल तक पहुंच चुका है क्योंकि मैं अब माँ बनने वाली हूँ। हम लड़कियाँ बहुत नादान होती हैं जो यह तवस्त करती हैं कि शादी के बाद हम सास और ननद को घर से निकालकर शोहर के दिल पर राज कर लेंगे। हमें यह याद क्यों नहीं रहता कि जिस तरह दरख्त अपने जड़ों के बगैर खड़ा नहीं रह सकता, इसलिए कोई भी रिश्ता अपनी बुनियादी रिश्तों के बगैर जिंदा नहीं रह सकता। सास और ननद को घर से निकालकर पति के दिल में जगह नहीं बनाई जा सकती, लेकिन उनकी थोड़ी सी खिदमत और फरमानबरदार कर कर पति के दिल में घर किया जा सकता है। आप लोगों का क्या ख्याल है कि किसी रिश्ते को जीतने के लिए बाकी रिश्तों को काटना ज़रूरी है या सभी रिश्तों के साथ इज्जत और गुर्बत के साथ ज़िंदगी को आगे बढ़ाना आसान है? मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों को ये कहानी पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को ये कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा एंड बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाइएगा।